Good morning, everyone. Thank you so much for joining in live. We'll be starting in few minutes. And today we'll be covering conditions and warranties. And we will also be starting the effect of contract if we have got the time. But हम लोग छोटा टॉपिक राइट्स ऑफ अनपेड सेलर भी कर सकते हैं. So let's see. हम लोग कल का पहले सैटरडे का रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट. वी आर टारगेटिंग टू कंप्लीट सोगा ऑन 28th, दैट इज 28th November, coming I think Wednesday. Today is 18th, so we are targeting completion of soga on Wednesday, and post which we will start partnership, and that would be taken by one of our experts. चलिए, we'll be starting in few minutes. People sitting online can just ping me up so that I can, whether my voice is audible, clear, loud or not. And how was the Sunday for everyone? People slept for 12 hours. Anybody else? Nothing? 12 hours sleep. Anybody else? 14? 14 hours sleep. Okay. More target 16 hours. No? 6 hours sleep. Come please. Kaushik, what you did on Sunday? Kaushik ही नाम है ना? Thank you. Keshav, what you did on Sunday? कुछ नहीं. तो किसी ने पढ़ाई करी? हाँ, किसी ने पढ़ाई करी. ओके, चलो. ओके. 5 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करे तुमने. चलो, ग्रेट, गुड. People are looking fresh today. Hi Tanisha, good morning. We'll be starting in few minutes, and we are targeting today conditions and warranty. I have a sore throat, so I'll try to be a bit slow, but let's see. Okay, so basically on Saturday we started with SOGA, that is Sales of Goods Act 1913. Okay, मेरे को एक बात बताओ, उस दिन जो पढ़ा था क्या कैन बी एक्सपेक्ट कि तुम लोग को याद होगा? कैन आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग को याद होगा? हाँ, क्यों? क्या 2500? अच्छा, यू आर ऑनलाइन. पीपल सिटिंग हियर, अगर तुम लोग को ऐसा लगता है याद होगा, कैन वी रिवाइज विदाउट इवन रिवाइजिंग वंस इन द क्लास बिफोर? चलो, लेट अस स्टार्ट. ओके, वी विल स्टार्ट विथ, यू वर नॉट देयर ऑन सैटरडे, राइट? यू मिस्ड अ वेरी गुड पार्ट. चले, आजान हो गया. चलो, व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये कौन सा एक्ट है? 1930 का थर्ड एक्ट है. पहला डेट क्या है? 15th March. तो सेकेंड डेट क्या थी? 1st July. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शंस की. उस दिन हमने 10 सेक्शंस करे थे. फर्स्ट सेक्शन क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट. तो सेकेंड क्या होगा? डेफिनेशन. डेफिनेशन में कितने सेक्शन है? सब सेक्शन 15. 215 क्या बोलता है? 2 सब क्लॉज 15 क्या बोलता है? पावर देता है. किसको पावर देता है? तो सेक्शन 3 भी क्या देता है? पावर देता है. 210 क्या था? प्राइस. 210 था प्राइस. 21 बायर. तो 2, अरे मैंने बोला ही नहीं अभी तो. सेलर. 2 क्या था? 213 सेलर था. 2 क्या था? डिलीवरी. 23 क्या था? डिलीवर स्टेट. 24 डॉक्यूमेंट्स. 25 फॉल्ट. 26 फ्यूचर गुड्स. 26 फ्यूचर. 27 गुड्स. 28 इंसॉल्वेंट. 29 10 प्राइस था. 29 वो तो दूसरा था. 2 सब क्लॉज का बात कर रही हूं मैं, बताएं. 29 मर्केंटाइल एजेंट. 29 मर्केंटाइल एजेंट. 210 प्राइस. 211 212 तो 213 सेलर. 214 स्पेसिफाइड गुड्स. 215 में पावर है. सेक्शन 3 में भी पावर है. तो 4 क्या है? सेक्शन 4, यस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. तो 5 क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड. सेक्शन 6 क्या था?
existence and future goods. 7, 7 और 8 पेरिशिंग था. 7 में बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, 8 में बिफोर अग्रीमेंट. 7 में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. तो 8 में क्या होगा? अवॉइड हो जाएगा. ठीक है. 9 एंड 10 किस चीज के लिए थे? प्राइस. 9 किस चीज के लिए था? असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस. तो 10 किस चीज के लिए था? वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी. अगर थर्ड पार्टी ने मान लो सेक्शन 1 मतलब, हाँ वो 3 सेक्शन से ना, वही डिस्कस कर रही हूं. अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी को कोई प्रिवेंट करता है, बायर या सेलर, उसे वैल्यूएशन करने से, तो डैमेजेस कौन देगा? थर्ड पार्टी नहीं, डैमेजेस वो देगा जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, जो डिफॉल्टिंग पार्टी है. चलें अब कंडीशंस एंड वारंटीज पढ़े. चलो वील स्टार्ट बाय कंडीशंस एंड वारंटीज. चलिए 11 to 17 पहले क्या कर लेते हैं? सेक्शंस कर लेते हैं. सेक्शन 11 to सेक्शन 17. सेक्शन 11 to सेक्शन 17 कंडीशंस एंड वारंटीज. कंडीशंस एंड वारंटीज. सेक्शन 11 स्टिपुलेशंस एज टू टाइम. स्टिपुलेशंस एज टू टाइम. 12 में क्या है फिर? कंडीशन एंड वारंटी. 12 में क्या है? कंडीशन एंड वारंटी. 13 when condition to be treated as voluntary. किस किस सिचुएशन में कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जाएगा पढ़ेंगे हम. 14 में implied undertaking as to title. implied undertaking as to title. 15 में sale by description. तो 17 में क्या है? sale by sample. 15 में by description, तो 17 में by sample. and 16 में implied conditions as to quality of witness. तो देखना 14 और 16 एक तरीके के, 15 और 17 एक तरीके के. ठीक है. 14 और 16 एक, तो इंप्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल है पहले, फिर इंप्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस है. 15 में सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, तो 17 में सेल बाय सैंपल है. फिर 11 क्या है? स्टिपुलेशन एज टू टाइम. तो 12 क्या है? कंडीशन वारंटी. कंडीशन वारंटी की तरह कब ट्रीट करी जाएगी? वो है 13 में. ठीक है, लर्न करें. 11 to 17, 11 to 17, 14 और 16 सेम है, 15 और 17 सेम है. तो अभी इनको बाद में करते हैं. पहला स्टिपुलेशन एज टू टाइम, तो 12 क्या होगा? कंडीशन एंड वारंटी. 13 क्या होगा? वारंटी. तो 14 और 16 सेम है, तो 14 एज टू 14 क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल. और 16 क्या है? इंप्लाइड. ये माइक ले लो. आराम से, आराम से. मैं इधर ही हूं, मेरे को सुनाई दे रहा है तुम्हारा, डोंट वरी. चलिए 16 इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. तो पहले में क्या था? टाइटल. दूसरे में क्या था? क्वालिटी और फिटनेस. अब 15 और 17 सेम है. सेल बाय, सेल बाय. तो मैं इतनी जोर से बोल के याद होता है क्या? इतना जोर से बोलना पड़ेगा क्या? तुम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो 15 सेल बाय, सेल बाय डिस्क्रिप्शन बेटा पहले, फिर सेल बाय सैंपल. चले इजी पीजी. चले कंडीशंस और वारंटी के सेक्शन बताएं, ब्रैकेट पहले. 11 to 17, तो 11, 12, 13 सेम, 14, 16 सेम, 15, 17 सेम. ठीक है. तो 11 में क्या है? तो टाइम. तो 12 में क्या है? 13 में क्या है? वारंटी. वन कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज वारंटी. 14 और 16 करते हैं. 14 में क्या है? टाइटल एज टू टाइटल. तो 16 में क्या है? हाँ, एज टू क्वालिटी और फिटनेस. क्वालिटी और फिटनेस. देखो पहले टाइटल की बात करी, वो टाइटल क्वालिटी वाइज अच्छा है कि नहीं और फिटेड है कि नहीं एज पर द कंडीशंस, उसकी बात करी. 15 और 17. 15 में क्या है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन. तो 17 में क्या है? सेल बाय सैंपल. चले, चलिए अब हम पढ़ते हैं पहले कंडीशंस ऑफ वारंटी का बेयर एक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं,
समझते हैं, उसके बाद हम लोग इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी शायद स्टार्ट कर पाएंगे आज। तो आई मेक श्योर कि हम जल्दी फिनिश करें इसे। चले, चलो सेक्शन 11 की बात कर रहे हैं अब हम। पहला सेक्शन 11 क्या था गाइस? स्टिपुलेशंस एज टू टाइम unless a different intention appear from the terms of contract. They are such a cute personality. चलो चलिए, unless a different intention appears from the terms of contract, मतलब अगर मान लो terms of contract में कुछ और लिखा हो तो वो मानेंगे, नहीं तो ये मानेंगे। सिंपल, क्या बोल रहे हैं? सिंपल, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हो तो वो मानेंगे, नहीं तो ये मानेंगे। स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब टाइम को एसेंस नहीं माना जाएगा, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो माना जाएगा। Whether any other stipulation as to time is of essence of contract or not depends upon the terms of contract. तो सिंपल सी बात है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि टाइम एसेंस है, तो आप क्या बोलोगे? टाइम एसेंस है। और अगर मान लो टाइम एसेंस का ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो जनरल प्रोविजन क्या है? दैट टाइम ऑफ द पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट ये याद रखना, टाइम ऑफ पेमेंट की बात चल रही है इसमें। क्या बात चल रही है? टाइम ऑफ पेमेंट की बात चल रही है इसमें, ये नोट डाउन करिएगा, दूसरे टर्म्स की बात नहीं चल रही है। तो इन सेक्शन 11 टाइम एज टू पेमेंट की बात चल रही है। इट विल बी नॉट अ एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द फैक्ट इफ इट इज रिटन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी, इट विल बी। अब कोई अदर स्टिपुलेशन है, देखो, वेदर एनी अदर स्टिपुलेशन, ऊपर किसकी बात करी? स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट। अदर स्टिपुलेशन जितने भी होंगे, अदर स्टिपुलेशन का मतलब क्या है? दूसरी कंडीशन, वो कहां से पता चलेगी? वो पता चलेगी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो स्टिपुलेशन एज टू पेमेंट एसेंस नहीं होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वो एसेंस माना जाएगा। जो दूसरी स्टिपुलेशन है, मतलब कोई दूसरी कंडीशन है, वो डिपेंड करेगी एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इजी, इजी, गुड, इजी। चले, अब कंडीशन एंड वारंटी। ओके, कुछ समझना? कैन शुड आई रिपीट? नो? ओके, चलो। अ स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड्स which are subject thereof may be a condition of warranty। मतलब स्टिपुलेशन मतलब कोई ऐसी राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो रेफरेंस दे रही है गुड्स का, रेफरेंस दे रही है गुड्स का, तो उस स्टिपुलेशन को क्या बोला जाएगा? कंडीशन और वारंटी। ऐसा स्टिपुलेशन जो रेफर किसको कर रहा है? गुड्स को, वो स्टिपुलेशन क्या माना जाएगा? कंडीशन या वारंटी। क्या बोलेंगे उसको? कंडीशन या वारंटी। अ कंडीशन, अब समझना, अ कंडीशन के बारे में वो समझा रहा है 2 में, 3 में वारंटी के बारे में समझा रहा है। देखो 12 की फर्स्ट में उसने पहले ये बोला कि स्टिपुलेशन एज टू गुड को क्या बोला जाएगा? कंडीशन और वारंटी। सेकंड में समझाया कंडीशन क्या होती है, थर्ड में समझाया वारंटी क्या होती है। ठीक है? अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द main purpose of the contract, the breach of which give rise to a right to treat the contract as repudiated। मतलब ये stipulation main purpose of the contract का essential है। ठीक है? सेकेंड, अगर इस पर्टिकुलर स्टिपुलेशन का ब्रीच करा, इस पर्टिकुलर स्टिपुलेशन का ब्रीच करा, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? रेपुडिएटेड। ये नहीं, वर्ड यूज नहीं करना है, रेपुडिएटेड ही यूज करना है। वही, खत्म, कैंसिल। नहीं, टर्मिनोलॉजी तुम्हें जो बेयरक में लिखी है वो लिखना है। ठीक है? अब वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन क्या है? नहीं, कंडीशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी क्या है? कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो मेन कंडीशन नहीं है। अगर इसका ब्रीच होता है, अगर वारंटी का ब्रीच होता है,
तो क्या होगा, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, बट आपके पास ये राइट नहीं होगा कि आप गुड्स को रिजेक्ट कर दो या कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दो। बट कंडीशन में क्या ऑप्शन रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट। रिवाइज करवा दूं, इजी, चलिए आज कम चली। ओके, वेदर स्टिपुलेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और वारंटी। अब मान लीजिए एक लाइन लिखी है, वो स्टिपुलेशन है। अब अगर ये कंडीशन है कि वारंटी, हमें कैसे पता चलेगा, डिपेंड्स ऑन द ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस पे डिपेंड करेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ स्टिपुलेशन में बी अ कंडीशन दो कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है वो कंडीशन हो, बट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लिखे गए हो कि उसको वारंटी भी माना जा सकता है। चले, आई एम रिपीटिंग इट फॉर चार्ली, बेसिक थिंग्स। हम लोग अभी कंडीशंस एंड वारंटीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। 11 to 17 का सेक्शन है। क्या सेक्शन है, 11 to 17 का सेक्शन है, समझिएगा। 11, 12, 13 सेम है, 14, 16, 15, 17 सेम है। 11, 12, 13, 14, 16, 15, 17। 11 पहले क्या है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। तो 11 में हमने क्या पढ़ा, टाइम इज द एसेंस, नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस रिटन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम एज टू पेमेंट, यस, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ द पेमेंट इज नॉट द एसेंस। अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो एसेंस हो जाएगा। बट अदर स्टिपुलेशंस क्या, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अदर स्टिपुलेशन में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। 12 क्या था, कंडीशन एंड वारंटी। तो स्टिपुलेशन एज टू गुड्स को क्या बोला जाएगा, वारंटी। अब सब सेक्शन 2 में क्या समझाया गई है, कंडीशन क्या होती है, मेन पर्पस, असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो कंडीशन का ब्रीच हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, रेपुडिएट। वारंटी क्या है, कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट द असेंशियल। अगर उसका ब्रीच हो जाए तो क्या होगा, डैमेजेस। बट क्या आप एज अ मैटर ऑफ राइट रेपुडिएट कर सकते हो, नहीं। क्या आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो, नहीं। एक स्टिपुलेशन कंडीशन है कि वारंटी है, वो कैसे पता चलेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से। क्या कंडीशन को वारंटी भी बोला जा सकता है, हाँ, डिपेंड करेगा टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। अब 13 क्या था, व्हेन कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज वारंटी। तो 14 और 16 क्या था गाइस, इंप्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल, ठीक है, एज टू टाइटल। तो 16 क्या है, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इंप्लाइड कंडीशन अंडरटेकिंग एज टू टाइटल, फिर क्वालिटी और फिटनेस। तो 15 क्या था, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। 17 क्या था, सेल बाय सैंपल, ठीक है। चलिए 13 पढ़े, 13 पढ़ते हैं। अब कंडीशन जो क्या है, क्या कंडीशन क्या है, असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंडीशन का ब्रीच हुआ तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, रेपुडिएटेड, ठीक है। चलें, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। मतलब जो माल बेच रहा है, जो गुड्स बेच रहा है, उस पर जो सेल है वो डिपेंडेंट है जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई गुड सेल कर रही हूं तो वो कंडीशन मेरे पर है, सब्जेक्ट अगर मैंने वो कंडीशन फुलफिल करी तो ही वो मैं गुड सोल्ड कर सकती हूं। द बायर मतलब महक मे वेव द कंडीशन और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। मतलब महक क्या कर सकती है, महक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बोले कि मत कर फुलफिल, रहने दे, मैं ऐसे ही गुड्स ले लेती हूं, या वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट करे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट ना हो। तो मतलब कंडीशन को कैसा ट्रीट करा गया, वारंटी की तरह ट्रीट करा गया, ठीक है। वापस रिपीट करूं, देखो नहीं करना पड़ेगा कुछ बच्चों के लिए, ओके। देखो, जब मैं कोई गुड सेल कर रही हूं, किसको सेल कर रही हूं, महक को, महक बायर है, मैं सेलर हूं,
और वो गुड्स का जो सेलिंग है वो इस पे डिपेंडेंट है कि मैं वो कंडीशन फुलफिल करूं पहले। तो बायर क्या कर सकता है, दो ऑप्शन है, या तो वो वेव ऑफ कर दे वो कंडीशन और बोले कि मैं तुझसे माल ऐसे ही ले लेती हूं, या वो मेरी कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करे और कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट ना करे। इजी। चलो, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of a condition to be fulfilled by the seller can only be treated as breach of warranty. सुनना ये वाला बात, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल मतलब उसको सेपरेट नहीं करा जा सकता और बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं या उसका थोड़ा पोर्शन भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है वो जो मेरे को फुलफिल करनी थी वो ये मानी जाएगी कि वो ब्रीच ऑफ वारंटी थी एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग गुड्स एंड ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड अनलेस देयर इज अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इंप्लाइड टू दैट इफेक्ट। सुनना, ओके, अब सुनना, इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें समझना। पहला चीज है कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है और उस जब वो कॉन्ट्रैक्ट अलग नहीं हो सकता, दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता और महक ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं या कुछ पोर्शन एक्सेप्ट कर लिया है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, और महक के पास क्या राइट नहीं होगा, ना वो गुड्स रिजेक्ट कर सकती है ना वो रेपुडिएट कर सकती है अनलेस अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है एक्सप्रेस एम्प्लाइड तो उसके पास वो राइट है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या मानी जाएगी, ब्रीच ऑफ वारंटी। बताएं, इजी, चले इजी। Nothing in this section shall affect the case of any condition warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility therewise। मतलब इस सेक्शन पे कुछ भी ऐसा इफेक्ट नहीं होगा अगर कंडीशन या वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, किसी लॉ ने बोला है कि करने की जरूरत नहीं है, ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। चले 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 चलो देखो, पहला सेक्शन व्हेन कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज वारंटी। देखिए, मैंने गुड्स बेचे, वो गुड्स जब मैं बेच रही हूं एज ए सेलर तो मेरे ऊपर कोई कंडीशन लगी हुई है, तब तक मैं बायर को सेल नहीं कर सकती, बट जो कंडीशन है वो वारंटी की तरह कब ट्रीट करी जाएगी, जब महक दो चीजें कर दे, या तो वो मेरी कंडीशन को क्या करे, वेव ऑफ कर दे, और या वो बोले कि जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है वो ब्रीच ऑफ वारंटी मानी जाएगी। तो उसके पास दो राइट नहीं रहेंगे। कौन कौन से राइट नहीं रहेंगे, गुड्स को रिजेक्ट करने के और रेपुडिएट करने का। ठीक है, सेकंड में दो कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, जब कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है और महक ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं या पार्ट भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ वारंटी। और महक के पास दो राइट नहीं रहेंगे। कौन से नहीं रहेंगे, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और रिजेक्ट द गुड्स अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस और इंप्लाइड टर्म्स लिखे गए हों। इजी। अब ये पर्टिकुलर सेक्शन में किसको अफेक्ट नहीं होगा, ऐसी कंडीशन या वारंटी जो लॉ में एक्सक्यूज करी गई हो, लॉ में एक्सक्यूज करी गई हो एज अ मैटर ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, एज अ मैटर ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। इजी, समझ आ गया, कंडीशन आगे सब आया, रिपीट करूं, नहीं सच में करूं, मुझे ठंड लग रही है। चलो, अब इंप्लाइड देखो, 14 क्या था, इंप्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल, तो 16 क्या था, इंप्लाइड अंडरटेकिंग एज टू क्वालिटी और फिटनेस, तो 14 क्या था, इंप्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल, तो 16 क्या था, इंप्लाइड अंडरटेकिंग एज टू क्वालिटी और फिटनेस। In a contract of sale, unless the circumstances of the contract as such as to show different intention, there is an implied condition on the part of seller in the case of sale,
he has the right to sell the goods, and that in the case of agreement to sell, he will have the right to sell the goods at the time when the property is to pass. Implied condition का मतलब क्या होता है guys? जिसको जो नेचुरली आता है, नेचुरली आता है, समझो. इंप्लाइड कंडीशन किसकी? सेलर की. सेल में क्या होगी? इन केस ऑफ सेल क्या होगी इंप्लाइड कंडीशन? बताओ. कि उसके पास राइट टू सेल द गुड्स है, सिंपल. और अग्रीमेंट टू सेल में उसकी इंप्लाइड कंडीशन क्या होगी? कि राइट टू सेल द गुड्स है कब? जब प्रॉपर्टी एक्चुअल में टाइम आएगा पास होने का. नेचुरल, इजी इजी. चले. Implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of goods. Buyer की implied warranty क्या होगी? कि उसको quiet possession of goods मिलेगा. Implied warranty that the goods shall be free from charge, encumbrance in favor of third party. अच्छा सुनो, इसका डायग्राम बना लो, डालो. थ्री एंगल डालो, 3 एंगल डालो. 3 एंगल्स प्लीज. 3 एंगल्स प्लीज. Three angles, please. चले. फर्स्ट एंगल में लिखिए इंप्लाइड कंडीशन, सेकेंड में लिखे इंप्लाइड वारंटी, थर्ड में लिखे इंप्लाइड वारंटी. थर्ड में भी लिखे इंप्लाइड वारंटी. फर्स्ट में इंप्लाइड कंडीशन, सेकेंड में इंप्लाइड वारंटी, थर्ड में इंप्लाइड वारंटी. अब फर्स्ट में लिखिए इंप्लाइड कंडीशन में ब्रैकेट में डालो सेलर, वारंटी है वो लिखवा रही हूं. इंप्लाइड वारंटी सेकेंड में डालो बायर, ब्रैकेट में बायर. 3 एंगल, रुको बता रही हूं, डालो ना, ब्रैकेट में डालो बायर बीच में, एंड लास्ट में इंप्लाइड वारंटी में ब्रैकेट में डालो गुड्स. इंप्लाइड कंडीशन में ब्रैकेट में डालो सेलर, दूसरे में डालो बायर. महक जरा बता दो तो अजान को एक बार. और तीसरे में गुड्स. तीसरे में डालो गुड्स. अजान तुम चश्मा क्यों नहीं लगाते बेटा? अगर मान लो आईज में प्रॉब्लम है तो चश्मा लगाने में कोई बुराई नहीं है. मैं भी 10 साल से लगा रही हूं यार. तो आईज और खराब हो जाएगी तुम्हारी. क्या? अच्छा तुम बोलते हो उसे तो लेके चले जाना, अपॉइंटमेंट ले ही लो. Azan, lenses is not something we should put on daily basis. Eyes dry हो जाती है. तुम ऊपर से नीचे उतरती हो ना? आप पीजी से आती हो? घर है तुम्हारा? कहां पर है? अच्छा ओके, हो गया. और पढ़ लो और कर लो थोड़ा. चलो. इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ सेलर में लिखो, ऐसे 2 एंगल बनाओ. इन केस ऑफ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. सेल SAL. इन केस ऑफ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. सेल में लिखो राइट टू सेल द गुड्स. अग्रीमेंट टू सेल के नीचे लिखो राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास. राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास. एग्रीमेंट टू सेल के नीचे लिखो.
अग्रीमेंट टू सेल के नीचे लिखो। चले चले क्या नीचे लिखना है? राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम, right to sell the goods at the time when the property is to pass. Right to sell the goods at the time when the property is to pass. Is to pass. चलिए, implied warranty of the buyer में लिखो, buyer जिसमें लिखा है enjoy quiet possession of goods. Enjoy quiet possession of goods. एंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ गुड्स। इंप्लाइड वारंटी गुड्स जिसमें लिखा है उसमें लिखो फ्री फ्रॉम चार्ज और एकम्बरेंस, इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। बताओ, अब हो गया? हो गया इजी। अब ये डायग्राम पढ़ लोगे तो सेक्शन 14 हो जाएगा। 3 इंप्लाइड वारंटी है, एज टू सेलर, एज टू बायर, एज टू गुड्स। ठीक है, फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन है, 2 इंप्लाइड वारंटी है। इंप्लाइड कंडीशन सेलर में क्या है? सेल के टाइम पे कि राइट टू सेल द गुड्स। अग्रीमेंट टू सेल के टाइम पे क्या है? राइट टू सेल द गुड्स व्हेन द प्रॉपर्टी इज यस टू पास। इंप्लाइड वारंटी में बायर की क्या है? क्वाइट पोजेशन ऑफ गुड्स। एम्प्लॉयड वारंटी में गुड्स की क्या है? कि वो फ्री फ्रॉम एकम्बरेंस होना चाहिए। देखो सिंपल लॉजिक लगाओ, मेरे पास सेल का राइट है तो मैं सेल कर पाऊंगी, बायर को बाय का राइट है तो जब मैं बाय कर दूं तो उसके पोजेशन में कोई ना है, उसको पीसफुली वो पोजेशन एंजॉय करने का मौका मिले। और जो एम्प्लॉयड वारंटी गुड्स मतलब कोई उसके ऊपर चार्ज या लोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन 16 पढ़ते हैं। एम्प्लॉयड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, मतलब अब इंप्लाइड वारंटी क्वालिटी और फिटनेस में क्या इंप्लाइड होगी? अपन ने पहले क्या पढ़ी? इंप्लाइड वारंटी एज टू टाइटल, subject to the provisions of this act and the law for timing in force, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for the particular purpose of goods supplied under contract of sale. कोई भी जनरल डिक्लेरेशन क्या है? जनरल रूल क्या है? ना कोई इंप्लाइड वारंटी है, ना कोई इंप्लाइड कंडीशन है फॉर क्वालिटी और फिटनेस, बट इसके एक्सेप्शंस भी है। चले एक्सेप्शंस पढ़े। वेयर द बायर expressly or by implication makes known to seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that the buyer relies on the seller's skills or judgment and the goods are for description which is in the course of seller business to supply, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose. पहले के आगे के लिख लो, पर्टिकुलर पर्पस। पहले मैं पढ़ रही हूं फिर तुम्हें समझाऊंगी। Provided that in the case of contract of sale of specified article under its patent or trade name, there is no implied conditions of fitness for that particular purpose. ठीक है, अब सुनो, जनरल रूल क्या है? ना कोई इंप्लाइड कंडीशन होगी, ना कोई इंप्लाइड वारंटी होगी। किस चीज से रिलेटेड? क्वालिटी या फिटनेस से रिलेटेड। ये अपना जनरल रूल है। बट अगर मैं बायर हूं और महक सेलर है और मैं बोल रही हूं ऐसे बायर, महक मेरे को ये वाला गुड्स ऐसा चाहिए क्योंकि मेरे को यहां यूटिलाइज करना है, मेरे को ये वाला सॉल्ट इस तरीके का चाहिए क्योंकि मेरे को मेडिसिन में यूटिलाइज करना है, तो क्या क्वालिटी और फिटनेस इंप्लाइड कंडीशन हो जाएगा? हाँ। तो पहले में यही एक्सेप्शन है कि अगर बायर सेलर को ये बोल रहा है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही गुड्स लेने हैं और वो तुम जब मेरे को सेल करोगे तो वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही देना, तो वो एक इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस हो जाएगी। ठीक है, इजी। अब दूसरा एक्सेप्शन, वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, whether he is a manufacturer producer or not, there is an implied condition that the goods shall be mercantilable quality. सुनना, मैं मार्केट में सर्च कर रही हूं चॉकलेट्स, ठीक है,
मैं मार्केट में सबसे सर्च कर रही हूँ कि मेरे को चॉकलेट चाहिए, बट मुझे 99% डार्क चॉकलेट चाहिए, और जो उसका कोका होना चाहिए, जो फ्रूट होना चाहिए, वो स्विस होना चाहिए। ये मैं ढूंढ रही हूँ, ठीक है। मार्केट में ढूंढते ढूंढते मेरे को अभय ने बोला तुम क्या कैलकुलेट करो, मेरे को एक बात बताओ। नहीं सोगा में कैलकुलेशन वाला क्या बात है, सुनो मेरे को, तुम डोंट पोक मी, हाँ प्लीज डोंट ट्राई टू पोक मी लाइक दिस। यार मेरा कंसंट्रेशन की बिल्कुल इट ब्लैक्स, मेरा कंसंट्रेशन पूरा हिल जाता है, ठीक है। चलिए कंसंट्रेशन का पूरा बिल्कुल वो हो जाता है, मैं आई एम बिल्कुल लैक ऑफ कंसंट्रेशन व्हेन आई एम थिंग। चलो देखिए एकदम से तुम वो कर, ओके फाइन, बेबॉस आए, मैं चॉकलेट ढूंढ रही हूँ और मेरे को जो फ्रूट चाहिए वो स्विस चाहिए और 99% डार्क चॉकलेट चाहिए। अब मुझे बोलता है मैम श्रेया मैन्युफैक्चरर है इंदौर में जो आपका डिस्क्रिप्शन फुलफिल कर देगी। तो मैं श्रेया के पास गई, मैंने श्रेया को बोला मुझे पता चला है कि तुम ये डिस्क्रिप्शन की चॉकलेट बेचती हो, तो मैं स्पेसिफिकली वो डिस्क्रिप्शन का पता करके किसके पास आई, सेलर के पास, श्रेया के पास। तो ये इंप्लाइड कंडीशन हो जाएगी कि श्रेया मेरे को वही चॉकलेट बेचेगी, ठीक है। अब पढ़ो, वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर। तो मेरा डिस्क्रिप्शन क्या था, 99% डार्क चॉकलेट, और जो फ्रूट था वो मुझे स्विस का ही चाहिए था। श्रेया ने बोला हाँ मैं वही सप्लाई करती हूँ। Who deals in goods of that description? अब चाहे वो खुद मैन्युफैक्चर करती है कि वो खुद प्रोड्यूसर करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो वही डिस्क्रिप्शन की चॉकलेट मेरे को बेच रही है, तो इंप्लाइड कंडीशन क्या हो जाएगी कि मैं वही चॉकलेट श्रेया से परचेज कर रही हूं जो मेरे को जिस डिस्क्रिप्शन की चाहिए। सॉरी, मार्केटेबल क्वालिटी मतलब वही सेम क्वालिटी जो मैंने मांगी, वही क्वालिटी वो मेरे को दे रही है, ठीक है। चलिए, provided that the buyer has examined the goods, there shall be no implied condition as regard to defects which such examination ought to have revealed. अब सुनना, मान लो मैं वो चॉकलेट यूज करती हूं फॉर रीमैन्युफैक्चरिंग माय प्रोडक्ट्स। समझना, मैं वो चॉकलेट यूज कर सकती हूँ और मेरी एक लैब है जो वो टेस्ट करती है। मैंने श्रेया को बोला श्रेया आप मेरे को 2-3 सैंपल दो, मेरे को टेस्ट करना है, उसके बाद मैं आपको अप्रूवल दूंगी। मैंने वो टेस्ट करा मेरे लैब में, वो बिल्कुल एप्ट क्वालिटी की मानी गई, तो क्या इंप्लाइड कंडीशन ठहराएगी क्या सेलर की तरफ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन अपने लेवल पे कर लिया था और फिर मैंने श्रेया को गो हेड दिया। बताएं, इजी? तो अगर बायर एग्जामिनेशन कर चुका है तो उसके पास ये राइट नहीं है बोलने का, फिर उसको इंप्लाइड कंडीशन नहीं मिलेगी, ठीक है। सॉर्टेड? चलिए, एन इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस में बी एनेक्स्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। मतलब आपकी जो इंप्लाइड कंडीशन है, वारंटी है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ एनेक्शर डाल सकते हो। An express warranty or condition does not negativate a warranty condition implied by this act unless inconsistent therewith. अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटी लिखी है, वो इंप्लाइड कंडीशन या वारंटी को जीरो नहीं करती, वो जीरो नहीं कर सकती। तो इंप्लाइड कंडीशन वारंटी तो वही की वही रहेगी। आपको एक्सप्रेस में कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चले, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस होती है क्या जनरली? नहीं। जनरल प्रोविजन? नो। सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन क्या है? मैंने बोला मुझे ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स लेना है। दूसरा क्या है? ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन। क्या है? ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन को पहले एग्जामिन कर लिया है तो क्या वो इंप्लाइड कंडीशन रहेगी क्या? नहीं रह जाएगी। इंप्लाइड कंडीशन रह जाएगी? नहीं रह जाएगी, ठीक है। और अगर कोई एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटी है तो क्या वो इंप्लाइड कंडीशन को नेगेटिवेट कर सकती है क्या? नहीं। बताओ, अब पढ़े। अब इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल बताओ, कितने कॉलम? 3। कितने कॉलम? पहला कॉलम इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेलर, दूसरा कॉलम इंप्लाइड वारंटी एज टू बायर, और तीसरा इंप्लाइड वारंटी
गुड्स. इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेलर में दो, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. सेल में क्या है? राइट टू सेल द गुड्स. अग्रीमेंट टू सेल में क्या है? पासेस. इम्प्लाइड वारंटी एज टू बायर में क्या है? क्वाइट पोजेशन. और इम्प्लाइड वारंटी एज टू गुड्स क्या है? फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस एज टू थर्ड पार्टी. इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस होती है क्या जनरली? नहीं. सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन. पहला एक्सेप्शन पर्टिकुलर पर्पस, दूसरा एक्सेप्शन ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन. अगर बायर ने एग्जामिनेशन कर लिया है तो क्या वो इंप्लाइड कंडीशन रह जाएगी? नहीं. अगर कोई एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है तो क्या वो नेगेटिवेट कर देगी क्या इंप्लाइड कंडीशन वारंटी को? नहीं. चलिए अब अपन पढ़ेंगे 15 एंड 17. क्या पढ़ेंगे? 15 एंड 17 लास्ट, और इसके बाद कंडीशन वारंटी खत्म हो जाएगा. अब मेरे को बताओ, कंडीशन वारंटी अगर आएगा क्वेश्चन में तो तुम क्या लिखोगे? सेक्शन 11 टू 11 क्या है? स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट. तो क्या वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, नहीं है, अनलेस अग्रीमेंट में बोला गया हो. स्टिपुलेशन एज टू अदर थिंग्स मेंशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. 12 में क्या है? कंडीशन एंड वारंटी. 13 में क्या है? व्हेन कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज वारंटी. 14 16 14 implied undertaking as to title. 16 implied undertaking as to quality और fitness. ये हो गया. फिर हमने बात करी सॉरी 15 एंड 17. 15 सेल बाय, तो 17 क्या है? सेल बाय सैंपल. चलिए, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन. Nice. There is an implied condition that the goods shall correspond with the description. अब अच्छा मेरे को बताओ ये वाला पॉइंट कहां से आया? 16 सब क्लॉज 2 लिंक किया. ये इस तरीके से लिंकिंग करते हैं. कर दिया लिंक? करा? तनु समझ आया? ठीक है. And if the sale is by sample as well as by description, it is not sufficient that the bulk goods correspond with the sample if the goods do not correspond with the description. समझना, ठीक है? अगर मैंने सेल ऑफ गुड्स करी, वो किससे करी? डिस्क्रिप्शन से करी, और इंप्लाइड कंडीशन है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है वैसा ही गुड्स निकले, तो एंड सेल जो हुई है वो सैंपल से भी हुई है और डिस्क्रिप्शन से भी हुई है. ठीक है, सैंपल से भी हुई है और डिस्क्रिप्शन से भी हुई है. इट इज नॉट सफिशिएंट दैट द बल्क ऑफ गुड्स करस्पॉन्ड विद द सैंपल इफ द गुड्स डज नॉट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन. ये सफिशिएंट नहीं है कि अगर मान लो गुड्स मैंने सैंपल के टेस्ट करे तो वो डिस्क्रिप्शन के भी सेम ही हो. मतलब मैंने बेचा, मैंने सैंपल से भी बेचा, डिस्क्रिप्शन भी भेजा, हो सकता है इन दोनों में डिस्क्रिपेंसी आ जाए. पढ़ना है वापस. एंड इफ द सेल इज बाय सैंपल, सेल इज बाय सैंपल मतलब सेल किससे हुई? सैंपल से हुई. मतलब सैंपल दिखाया और सामने वाले ने परचेस कर लिया. एज वेल इज बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी बोला. देखो पहले मैं गई, मैंने महक को डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन ने बोला मैम ये सैंपल भी लो. ठीक है, इट इज नॉट सफिशिएंट मतलब ये सफिशिएंट नहीं है. दैट द बल्क ऑफ गुड्स मतलब जो पूरा लॉट महक मेरे को दे रही है करस्पॉन्ड्स विद द सैंपल, सैंपल से करस्पॉन्ड करे. इफ द गुड्स डू नॉट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन मतलब अगर डिस्क्रिप्शन से भी मेरे गुड्स करस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सैंपल भी करस्पॉन्ड करे, जरूरी नहीं है सैंपल भी करस्पॉन्ड करे. ठीक है, देखो गुड्स कैसे बेचे जा रहे हैं? डिस्क्रिप्शन से और सैंपल से भी. तो क्या जरूरी नहीं है कि गुड्स अगर करस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं सैंपल से तो डिस्क्रिप्शन से भी करस्पॉन्ड ना करे? जरूरी नहीं है. ठीक है, इजी. अब सेल बाय क्या करेंगे? A contract of a sale is a contract of sale by sample where there is a term in contract express implied to that effect. ठीक है, सेल बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट बाय सैंपल जब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्रेस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो. इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन. क्या इंप्लाइड कंडीशन होती है?
that the bulk shall correspond with the sample, that the buyer shall have the reasonable opportunity of comparing, and that the goods shall be free from any defect, rendering them unmercantilable, which would be apparent or reasonable examination of sample. देखो सुनना सुनना, मैंने महक से चॉकलेट्स ली, 99% डार्क चॉकलेट, जो फ्रूट कहां का था, स्विस का, ठीक है। ये मैंने पहले महक को सैंपल दिखाया जिस चॉकलेट का मेरे को चाहिए था, उसने बोला हाँ ये चॉकलेट मेरे पास भी है, तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल। बट इसमें इंप्लाइड कंडीशन क्या होगी कि जो महक मेरे को पूरा लॉट दे रही है वो सैंपल से मैच खाता हो, ठीक है। दूसरा, मेरे पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो कि मैं कंपेयर कर पाऊं कि सैंपल और बल्क सेम है कि नहीं है, ठीक है। एंड द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम, जो मेरे को गुड्स मिले उसमें कोई डिफेक्ट ना हो कि वो बेचे ना जा सके, अपॉन द रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। अब सुनो, अपने पे एग्जाम्पल लो, अपने पे एग्जाम्पल लो। आजान, तुम्हें क्या पसंद है, मतलब इफ यू गिवन 10,000 rupees right now, what you would love to purchase? What you would love to purchase? Watch, Glares, Jordan, Snickers, क्या? हाँ, क्लॉथ्स। तो मान लो आजान चार्ली के पास गया, आजान ने बोला कि यार मेरे को इस तरह के कपड़े लेने जो बाहर ही मिलते हैं, ठीक है। आजान ने बोला क्यों नहीं मैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लूं, ठीक है, यूएस से बार बार लाने की जगह। वो जाता है चार्ली के पास, चार्ली ऐसे कपड़े लगता है, तुम दो अपनी जीन्स, दो अपनी टी शर्ट चार्ली के पास लेके जाते हो और बोलते हो चार्ली ये ऐसे कपड़े मेरे को चाहिए। चार्ली ने बोला मैं बना दूंगा, ठीक है। तुमने क्या दिया उसे, सैंपल। इसने सैंपल देखा, क्या बोला कि मैं बना दूंगा। अब जब तुम बल्क ऑर्डर लेने गए, बल्क ऑर्डर लेने गए, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि पूरा जो बल्क ऑर्डर है वो सैंपल से मैच करता हो। दूसरा, जो तुम बल्क ऑर्डर ले रहे हो क्या तुम उसको देखोगे बॉक्सेस खोल के कि सही है कि नहीं है। तो दूसरा क्या है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ गिवन टू द बायर, गिवन टू द बायर और टू इंस्पेक्ट। और तीसरा क्या है कि जो बल्क ऑर्डर तुम्हें मिला है वो बिल्कुल अच्छा हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। अब बताओ, बताएं प्लीज, बताएं, कोई प्रॉब्लम, इजी। चलो 11 to 17 कंडीशन से वारंटी आते, क्या सेक्शन लिखोगे, 11 to 17। 11 as to time of payment, 12 to 13 वारंटी, 14 as to title, तो 16 क्वालिटी ऑफ फिटनेस, 15 तो 16 में क्या, 17 में क्या है, ठीक है। अब याद रखना, एक लिंकिंग याद रखना, 15 को किससे लिंक करोगे, 16 सब क्लॉज 2, 15 को किससे लिंक करोगे, कंडीशन एंड वारंटी खत्म। तो हमने टॉप 17 सेक्शंस कर लिए। कोई 17 सेक्शन एक बार में वन गो में बोल सकता है, मैं बोल सकती, और क्यों 50-50 नहीं, पूरे एक बार 17 सेक्शन एक साथ कोई ट्राई करना चाहेगा, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई एक्सेप्ट महक, अजान, क्यों, आता तो है तुम लोग को, तो बैठ के तो बोलते हो। एक से लेकर 17 आ जाओ, यश एंड महक कम, आओ आ जाओ, अरे कर लोगी, डोंट वरी, आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू यार, तुम्हें क्यों नहीं कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, आ जाओ। ये सब चीजें मोटिवेट करने के लिए बोलती हूं मैं, रियलिस्टिक है मेरा, आई बिलीव। चलो आओ, 1 यश, अरे 1 सेक्शन 1 सेक्शन 1 चार्ली,
ये तो शॉर्ट एंड एक्सटेंड कमेंसमेंट है क्या किसी को भी? तनु 1 to 17 के बीच में यू वांट टू ट्राई? श्रेया अपने तुम लोग अपने आप पे कितना कम कितना कम प्ले करते हो अपने आप पे गाइस यू बोथ। हरिओम चलो ठीक है लेट्स गो महक तुम तो बोलो बी कॉन्फिडेंट। चलो फर्स्ट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट उधर कमेंसमेंट। सेकेंड डेफिनेशन। थर्ड 1970 1872। फोर्थ नहीं नहीं कोई नहीं बोलेगा मेरे को पहला क्या बनेगा? नहीं 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 पहला बनेगा क्या? सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। 5 फॉल्ट नहीं 5 तुम डेफिनेशन को मिक्स कर रही हो बेटा। 5 मेड। 6 फ्यूचर गुड। 7 8 पेरिशेबल गुड्स। हाँ 8 नहीं 7 में पेरिशिंग गुड्स बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। 8 में पेरिशिंग गुड्स बिफोर अग्रीमेंट टू सेल तभी तो वो अवॉइडेड वॉइड होगा। 9 10 सेम थे। प्राइस 10 11 12 13 14 16 15 17 guys at least she tried and she has the audacity to come here and say। कुछ लोग इधर आके चले जाते हैं वापस। तुम लोग ऑनलाइन भी नहीं रहते क्या कर? कोई 11 to 17 ट्राई करेगा? आ जाओ कभी यही बैठे ठीक है तो 1 to 17 अजान के साथ करेंगे बट 11 to 17 कबीर के साथ करते हैं पहले। 11 to 17 कबीर गुड। चलो उधर हाँ गुड। गाइस गुड। आजान 1 to 17 वहां बैठे बैठे। 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 एंड एग्जिस्टिंग गुड्स। 7 वो 2 7 बोल रहे हो तुम। 7 और 8 कॉन्ट्रैक्ट एंड 8 बिफोर agreement to sale। yes 9 10 11 12 13 14 16 quality of fitness। 15 16 गाइस गुड। चलिए 17 लर्न। चलिए अब आएगा हम लोग अब अपन अभी वी हैव टाइम तो हम लोग एक टॉपिक कर लेते हैं फिर कल मैं चालू करूंगी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन सेलर एंड बायर परफॉर्मेंस एंड राइट्स ऑफ अनपेड। ज्यादा नहीं बचा है हो जाएगा। हाँ कौन सा सेक्शन बोल रहे हो?
ब्यूटिफुल मॉर्निंग ना, ब्यूटी। क्या कर रहे हो क्या अभी? हो गया? चलो अब चलिए। हाँ वो वही, दिस गाय डज नॉट हैव द नॉलेज टू डाउनलोड द वेयर एक्ट। नाइस, चलो चलो चले। अब आएगा 27 to 30, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। क्या ट्रांसफर हो रहा है? टाइटल। सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेल बाय पर्सन इन possession अंडर voidable कॉन्ट्रैक्ट, सेलर और बायर इन possession आफ्टर सेल। चले कल पहले लर्न करें इसको। ओनर मतलब एक प्रोडक्ट है, दोनों अलग प्रोडक्ट, एक पार्टनर के दोनों जॉइंट हो जब तक एंट्री नहीं करेंगे वो वाइड रहेगा। करेक्ट, नाइस। तुम्हें इस तरीके से लर्न हुआ है? ठीक है, कर लेना। चलिए, सेल बाय पर्सन पहला ओनर नहीं है, दूसरा वन ऑफ द जॉइंट ओनर, तीसरा पर्सन पोजेशन में है बट पोजेशन में किस तरीके से है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड 30 सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल, आफ्टर सेल। करें 27 to 30 सेक्शन। चले 27 में सेल किसने करी है? नॉट द ओनर। दूसरे में सेल किसने करी है? वन ऑफ द जॉइंट ओनर। तीसरा, सेल किस पर्सन ने करी है? जो पोजेशन में है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और 30 सेलर और बायर आफ्टर सेल, इन पोजेशन आफ्टर सेल। चले स्टार्ट करें। चले, मेरा बस चल रहा है, मतलब कि ऊपर का हटवा देती और सारा लाइट अंदर आने देती। चलें चलें 27 to 30 सेल बाय पर्सन, सेल बाय पर्सन 28 वन ऑफ द जॉइंट ओनर। 29 जो पर्सन ने सेल किया है वो पोजेशन में है बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पोजेशन में। 30 सेलर बाय इन पोजेशन आफ्टर सेल। 27 में चलो अब, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, subject to the provision of this act and following the law for time being in force, where goods are sold by person, किससे सोल्ड करें? who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority, ना ही ओनर है ना ही उसके पास अथॉरिटी है, और with the consent of owner the buyer acquires no better title to the goods than the seller had unless the owner of goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell। ना ही सेलर के पास, ना सेलर ओनर है ना उसके पास अथॉरिटी। कहां से अथॉरिटी मिलती है उसको? बाय द ओनर। तो ना बायर ने ओनर, ना जब, नहीं बेटा अभी बेटा आपका एक्सेप्शन तो पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ने तो दो। चलो ठीक है, चले। सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, सेल किसने करी है? जो ओनर नहीं है। क्या उसके पास अथॉरिटी है? वो भी नहीं है। तो बायर क्या एक्वायर करता है? नो बेटर टाइटल, ठीक है, टू द गुड्स देन द सेलर अनलेस द ओनर, अगर ओनर जो ओनर था उसने ये बोला,
उसने सेलर जो जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी उसने जो बेचा है उसको डिनाई करने से मना कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, महक और चार्ली एक्चुअल ओनर है। महक ने सोल्ड करी प्रॉपर्टी मेको, ना ये ओनर है ना इसके पास अथॉरिटी है, तो मेरे पास क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी? नो बेटर टाइटल। बट अगर बाद में चार्ली ने आके ये बोला कि ठीक है महक ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, तो फिर मेरे पास टाइटल आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट where a mercantile agent is with the consent of owner in possession of goods or the document of title to the goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of business shall be valid. Point समझो, पहला कौन होगा? मर्केंटाइल एजेंट होगा। मर्केंटाइल एजेंट किससे बना है? कॉन्सेंट ऑफ द ओनर से बना है। क्या वो पोजेशन ऑफ गुड्स में है? हाँ है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स भी है? हाँ है। एनी सेल मेड बाय हिम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या मानी जाएगी? वैलिड, एज इफ he were expressly authorized by the owner of goods to make the same, provided the buyer acts in good faith and has not the time of contract of sale notice the seller has not authority to sell. समझाओ? चले, अगर मर्केंटाइल एजेंट है कोई जिसके पास, वो मर्केंटाइल एजेंट किससे बना? ओनर की कॉन्सेंट से बना। उसके पास गुड्स का पोजेशन है? हाँ है। डॉक्यूमेंट है गुड्स के? हाँ है। और अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई सेल करता है तो वो वैलिड मानी जाएगी, बट सब्जेक्ट टू बायर एक्ट्स इन गुड फेथ। और जब बायर उससे ले रहा था तो बायर को ये पता नहीं था कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अब इसका एक डायग्राम बना लो, लिखो सेक्शन 27 सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। चलिए दो एंगल निकालो, दो एंगल निकालो। पहले एंगल में लिखो गुड सोल्ड बाय पर्सन, गुड सोल्ड बाय पर्सन, पहला पॉइंट लिखो। नॉट द ओनर, पहला पॉइंट इसमें नॉट द ओनर। सेकंड में लिखो नो बेटर टाइटल, सॉरी सेकंड में लिखो, सॉरी, नो अथॉरिटी फ्रॉम द ओनर, नो अथॉरिटी फ्रॉम द ओनर, नो अथॉरिटी फ्रॉम द ओनर। ये क्या लिख कर रहे हो तुम? क्या तू क्या ऐसे कैसे छूट जाता है बार बार? महक से कॉपी से फोटो ले लेना। क्या लिखा है? नॉट द ओनर, और तो नीचे एरो डालो उसके और लिखो बायर विल एक्वायर नो बेटर टाइटल, बायर विल एक्वायर नो बेटर टाइटल, बायर विल एक्वायर नो बेटर टाइटल। कोई स्लो लिविंग का कॉन्सेप्ट जानता है? स्लो लिविंग का कॉन्सेप्ट यू नो? तुम प्रैक्टिस करती हो? नहीं? अच्छा, यूट्यूब पे जाके सर्च करना स्लो लिविंग। क्या? स्लो लिविंग का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है लाइफ में। मतलब आप हर चीज स्लो करो, आराम आराम से, बिना भागे दौड़े। धीरे चलो, धीरे आराम से, धीरे खाना खाओ। ओशो बोलते हैं कि जिस टाइम तुम खाना खा रहे हो उस टाइम पे तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम होना चाहिए जीवन का, खाना खाना। जिस टाइम तुम पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम तुमको ऐसा लगना चाहिए जीवन में बस एक ही काम बचा है, पढ़ाई करना। जब तुम चल रहे हो तो जीवन में बस एक ही काम बचा है, चलना। तो तुम कैसे करोगे? ओहो, I think you can categorize me as one of the biggest followers of Osho.
प्रॉब्लम ये ओशो की बुक्स बहुत आसानी से, योर फादर इज स्टिल हैव द बुक्स? अच्छा, व्हाट्स योर फादर नेम? ओके, but let me know if you have some books. I would really want to have a copy of it. पुणे? पुणे, हाँ, कहाँ? बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है वैसे तो, हर जगह ही है। तो कंट्रोवर्सी। यू नो ओशो के पास कितनी रोल्स रॉयस थी? 99। और उसने एक भी खरीदी नहीं थी, सब गिफ्ट में मिली थी। 99। ओशो अमेरिका में ओशो के नाम पे स्ट्रीट है, पूरा एक पूरा गांव बसा हुआ है। यस, या 99 रोल्स रॉयल्स एंड नॉट इवन अ सिंगल ही परचेज। सेकेंड, अमेरिका में उसका खुद का पूरा एक प्रॉपर विलेज टाइप का इतना बड़ा एक प्रेमाइसेस है। वन ऑफ द phenomenal speakers on spiritualism. Anything, be aware of it. Vipassana also subtitles that, not 100%, but yes, Vipassana also says it. जो तुम कर रहे हो उसमें डूब जाओ। अब मैं पढ़ा रही हूं तो मैं पढ़ा रही हूं, तुम लिख रहे हो तो तुम लिख रहे हो, तो जब तुम लिख रहे हो तो हर एक चीज कॉन्शियसली लिखो। इसलिए मैंने ये टॉपिक निकाला कि तुम कॉन्शियस रहो, यहां रहो। तुम रहते कहीं और हो, फिजिकल तुम्हारा यहां है, मेंटली कहीं और हो तुम। अब देखो वही बात है ना, तुम मानते नहीं हो। ठीक, चलो पॉइंट बताओ तो, पॉइंट बताओ। कहां पे थे? फर्स्ट एंगल पे थे। फर्स्ट एंगल कंप्लीट कर दिया? फर्स्ट एंगल कंप्लीट कर दिया? हो गया है कंप्लीट। कम ऑन, शी हैज रिटन इट। वही ना, तुम लोग को मस्ती करने से टाइम मिले। चलो अब लिखो, सेकेंड एंगल में लिखो। फर्स्ट पॉइंट डालो सेकेंड एंगल में, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या करना है तुम्हें? अभी वो कंप्लीट करेगी तब फोटो खींचना ना। मर्केंटाइल एजेंट। सेकेंड, कंसेंट ऑफ द ओनर। कंसेंट ऑफ द ओनर। थर्ड, possession of the goods. Third, possession of the goods. Third, possession of the goods. Fourth, documents of the title of the goods. Documents of the title of the goods. Fifth, ordinary course of business. Ordinary course of business. Fifth, ordinary course of business. एरो निकाल के नीचे लिखो, इफ दिस हैपेंस द सेल विल बी वैलिड। द सेल विल बी वैलिड। नहीं नहीं बेटा, वो डबल हो गया, लिख लिया। फिर ब्रैकेट में लिखो, सब्जेक्ट टू इस बाय कंडक्ट प्रिक्लूडेड। वो सब वही है इस राइट, रोक लेते। यस, क्या लिखा तुमने ब्रैकेट में? सब्जेक्ट टू द बायर। और उधर से 2 एंगल निकाल लो, उधर से 2 एंगल निकाल लो, बायर में से 2 एंगल निकालो। 2 एंगल निकालो यहां से। छोटा एंगल निकाला बेटा, थोड़ा बड़ा एंगल निकालना। लिखो, बायर एक्टेड इन गुड फेथ। एक्टेड इन गुड फेथ एंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट he did not knew that the agent has no authority to sell. At the time of contract, he did not knew that the agent has no authority to sell.
The agent has no authority to sell. At the time of contract, he did not knew that the agent has no authority to sell. अब एक बार पढ़ लो. पढ़ लो एक बार बेटा, पढ़ लो. किसके पास नहीं है तो महक से फोटो ले लो. बात मत करो, पढ़ो. उठ जाओ ना, तुम ले लो उसके पास. जिसके पास नहीं है वो महक से फोटो ले लेना. ग्रुप है तुम्हारे पास? अजान फोटो ले लो यहां से. उसके क्या लिखा है इसने? वही ना, सुनते नहीं हो. चलो चले चले चले, ले लिया फोटो. चलो. Sale by joint owner. If one of the several joint owner of goods has the sole possession of them by the permission of co-owner, the property in the goods is transferred to any person who buys them of such joint owner in good faith and not has a time of contract of sale notice and seller's not authority to sell. चले. मैं कबीर गिव मी अ मोमेंट. ओके, मैं कबीर महक के पास एक प्रॉपर्टी है, मिलकर ली है. थैंक यू सो मच. मिलकर ली है हम तीनों ने, ठीक है. सोल पोजेशन महक के पास है, मतलब वो उस घर में रहती है, बट ओनर कौन है? हम तीनों. और वो जो रह रही है वो किसकी परमिशन से रह रही है? हम दोनों की परमिशन से. तो अगर महक इस प्रॉपर्टी को सेल करती है, अब तो जो बाय कर रहा है, अभय बाय कर रहा है, वो अगर गुड फेथ में बाय कर रहा है और जब वो बाय कर रहा है उसे ये पता नहीं है कि महक के पास पूरी अथॉरिटी नहीं है, तो ये सेल वैलिड मानी जाएगी. अब परे महक सोल पोजेशन में एक घर में रहती है, किसकी परमिशन से रहती है? जॉइंट ओनर परमिशन से रहती है. अगर अभय उस प्रॉपर्टी, अभय कौन है? बायर. अगर अभय वो प्रॉपर्टी को बाय करता है, किसमें बाय करता है? गुड फेथ में. और इस जब वो बाय कर रहा है उसे ये पता नहीं है कि महक को सोल अथॉरिटी नहीं है खरीदने की, तो ये सेल क्या होगी? अब बताओ. इजी. सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, बताओ जरा. 2i. अब बताओ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? कर सकते हैं. सिचुएशंस कहां पे है? वो वॉइड है. हाँ, गुड. फ्रॉड है, कोएरेजन है. 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22. ठीक है. तो when the seller of the goods is obtained possession thereof under contract voidable under section 19 and 19A. 19A किस लिए है? But the contract has not been rescinded at the time of sale. The buyer acquires a good title to goods provided he buys them in good faith and without notice the seller defects the title. करें चले. अगर मान लो जो सेल कर रहा है, मतलब मैं सेल कर रही हूं, मैंने प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 19 एंड 19A एक्वायर करी है, कोई डाउट? क्या है वो? वॉइडेबल है. और कॉन्ट्रैक्ट जब मैं सेल कर रही हूं तब तक रिसाइंड नहीं हुआ है,
पहले वाला रिसाइन नहीं हुआ है। तो अगर मैंने वो प्रॉपर्टी अभय को बेची तो अभय को गुड टाइटल मिलेगा, बट वही अगर जब वो खरीद रहा है वो गुड फेथ में खरीद रहा है और उसे ये बात नहीं पता कि मैंने जो एक्वायर टाइटल किया है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एक्वायर करा है टाइटल। बताएं, आसानी, इजी, क्लियर, क्लियर। चले, seller or buyer in possession after sale, where a person having sold goods continues or in possession of goods or of documents goods, the delivery or transfer by that person or by mercantile agent acting for him of the goods or documents of title under sale, pledge or other disposition thereof any person receiving the same in good faith and without notice of the previous sale shall have the same क्या हो गया, मैं एक्सप्लेन करूंगी ना। माय गॉड, चले चले, सॉरी यार, मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ। चलिए, वेयर अ पर्सन हैविंग सोल्ड गुड्स कंटिन्यूअस और इन पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब अभी तक जिसने प्रॉपर्टी गुड्स सेल कर दिया है उसके बाद भी वो रहता है उस प्रॉपर्टी में, उसके पास ही पोजेशन है और उसके पास ही डॉक्यूमेंट है। द डिलीवरी और ट्रांसफर बाय दैट पर्सन, मतलब जो रह रहा है, जो कंटिन्यू बट उसे सोल्ड कर दी प्रॉपर्टी, or by mercantile agent acting for him of the goods or document of title under any sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of the previous sale shall have the same effect as if the person making the delivery of transfer by expressly authorized by the owner of goods to make the same। सुनना, गुड सेल हो चुके हैं, गुड सेल हो चुके हैं, ठीक है। गुड सेल होने के बाद भी मैं उसमें रह रही हूं, वो गुड्स को यूज कर रही हूं और डॉक्यूमेंट भी मेरे पास ही है, ठीक है, मेरे पास ही है। अब इसको डिलीवरी करना है या ट्रांसफर करना है, होगा ना ट्रांसफर डिलीवरी, या मेरा मर्केंटाइल एजेंट करेगा या मैं करूंगी। मर्केंटाइल एजेंट कौन, बताओ जरा, मर्केंटाइल एजेंट कौन? To be manufactured, to be produced or acquired by the seller। क्या ये MPA मर्केंटाइल एजेंट का तो है? अच्छा हाँ, मर्केंटाइल एजेंट चार चीजें कर सकता है। क्या कर सकता है? बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, कंसाइन कर सकता है और सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स दे सकता है, बट ड्यूरिंग द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इधर मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन को कहां से लिंक करोगे, यहां पर कहां पे लिंक करोगे? 214, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग फॉर हिम ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल अंडर एनी सेल, प्लेज और अदर डिस्पोजिशन देयरऑफ टू एनी पर्सन। अब मान लो मेरे पास तो पोजीशन है बट मैंने सेल कर दी प्रॉपर्टी, उसके बाद मैं या मेरा मर्केंटाइल एजेंट जिसको अथॉरिटी है वो गुड सेल करता है और जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो गुड फेथ में रिसीव कर रहा है एंड विदाउट नोटिस रिसीव कर रहा है प्रीवियस सेल का जो किया है, shall have the same effect as if the person making the delivery were expressly authorized by the owner to make। अब आया समझ में? मैं समझाती हूं, देखो इजी। देखो, महक सेलर है गाइस, महक सेलर है, मैं कौन हूं और ये है थर्ड पर्सन। ये कौन है? मैं समझा रही हूं, ये कौन है? ये कौन है? सेलर। मैं कौन हूं? ये कौन है? महक ने मेरे को प्रॉपर्टी बेच दी, गुड्स बेच दी है, ओनर कौन बन गई? बट गुड्स का पोजेशन किसके पास है? डॉक्यूमेंट किसके पास है? ठीक है,
क्या? नहीं 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 नहीं, पोजेशन इसके पास में है। हाँ, ओनरशिप मेरे पास है, पोजेशन उसके पास है, हर चीज का उसके पास है। और अभी टाइट उसने मेरे को बेच दिया है, बट अभी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स उसके पास ही है। अब महक इसको बेचती है थर्ड पर्सन को, और ये गुड फेथ में है, ये हर जगह गुड फेथ में ही है। एवरीवेयर अभय इज इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है। अभय के पास दो चीजें कंटिन्यूअस है। दो चीजें क्या है? अरे यार कंटिन्यूअस है, तुम तो लट्टू होता हो, जो मैं बोलती हूँ वो बोलते हो। इसके पास दो चीजें हैं, गुड फेथ और विदाउट नोटिस कि इसके पास टाइटल नहीं है। ये खरीदने की कोशिश कर रहा है इससे कि भैया ये मुझे दे दे, तो ये माना जाएगा कि एक्चुअल ओनर से ही खरीद रहा है। क्या माना जाएगा? अब पढ़ो। विल हैव द सेम अफेक्ट एज इफ द पर्सन मेकिंग द डिलीवरी या ट्रांसफर वर एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू मेक द सेम। आया? अब उल्टा, ये था सेल का, तो ये है, ठीक है। देखो, किसी ने सोल्ड करा गुड सोल्ड करने के बाद भी पोजेशन उसके पास ही है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स उसके पास ही है। अब ये किसी थर्ड पर्सन को बेचने की कोशिश कर रहा है, या इसका मर्केंटाइल एजेंट भी बेचने की कोशिश कर रहा है, और इसके पास क्या है? दो चीज, गुड फेथ और विदाउट नोटिस कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो ये माना जाएगा सेम अफेक्ट, ये माना जाएगा कि जो पर्सन बेच रहा है या मर्केंटाइल एजेंट जो इसे बेच रहा है वो मैं ही हूं, मतलब ओनर ही बेच रहा है, ये माना जाएगा। ये था सेल का। अब पढ़ो बाय का। वेयर अ पर्सन हैविंग बॉट और अग्रीज टू बाय ऑब्टेन्स विद द कंसेंट ऑफ सेलर पोजेशन ऑफ गुड्स, मतलब बायर मैं हूं, मैंने पोजेशन ले लिया, एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट में मेरे पास है। उल्टा द डिलीवरी और ट्रांसफर बाय दैट पर्सन और बाय मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग फॉर हिम or the goods or documents of title under sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in good faith without notice, क्या है? Without notice of any lien or other right of the original seller in respect of goods shall the same effect as such lien or right did not existed। उल्टा, अब ये कौन थी? सेलर। मैं कौन थी? ये कौन है? थर्ड पर्सन। अब मैंने बाय करने के लिए अग्री किया, मैंने पोजेशन भी ले लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल भी ले लिए। अब मैं किसी को डिलीवरी कर रही हूं, थर्ड पर्सन को, तो ये माना जाएगा कि ओरिजिनल सेलर ही डिलीवरी कर रहा है। तो पहला पैरा किसके लिए है? सेलर के लिए। यस, बट वो गलत होगी, बट माना ये जाएगा। फिर वो कोर्ट में चले जाएगा मामला कि प्रूफ करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो पहले सेलर के पर्सपेक्टिव से, फिर बाय, बट सेलर के पास क्या रहता है? सेम, पोजेशन भी है, डॉक्यूमेंट भी है। बायर के पास भी क्या रहता है? ओनर नहीं, पोजेशन भी है, डॉक्यूमेंट भी है। थर्ड पार्टी के पास क्या रहता है? गुड फेथ और नो नॉलेज कि जिससे वो ले रहा है उसके पास अथॉरिटी नहीं है। चले 27 से 30 करते हैं। 27 नॉट द ओनर, फिर सेल बाय जॉइंट ओनर, तो इसमें मैं कबीर और महक आ जाएंगे कि महक रह रही है, हम दोनों की परमिशन से रह रही है। तो जब सेल होगा तो इसको हो रहा है, इसके पास क्या है? दो चीज, क्या है? गुड फेथ और नोटिस नहीं है कि ये जॉइंट ओनर से बेच रही है। यस, हाँ, किसकी? वॉइड पोजीशन मिले उसे, वॉलेट करता है। यस, वो तो इंप्लॉयड कंडीशन वारंटी तो एक सेपरेट चीज हो गई। इधर हम डिस्प्यूटेड लैंड की बात कर रहे हैं। एवरीथिंग इज डिस्प्यूटेड अमंग सेलर एंड बायर, ठीक है। तो इसके पास क्या है? गुड फेथ और नोटिस नहीं है,
तो जो इसने बेचा वो क्या माना जाएगा, हम तीनों ने बेचा। फिर थर्ड क्या है, 29 क्या है, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अंडर तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में यहां पे सेक्शन कौन से लिंक करोगे, 19 है और 2i और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग। इसको क्या बोलते हैं, क्यों, अच्छा वॉइड है, नहीं फिर मत लिंक करना, फिर गुड मत लिंक करना, ठीक है, ओके। इसमें लिंक करोगे, 15 को किससे लिंक करोगे, 16 टू 16, मर्केंटाइल एजेंट को किससे लिंक करोगे, 214, डेफिनेशन वहीं पे लिंक करोगे, ठीक है। चलो हो गया इजी। तो देखो हमने क्या कर ली है, सेक्शन 1 to 17, सेक्शन 1 to 10 में हमने बेसिक्स पढ़ा, 11 to 17 में क्या पढ़ा, कंडीशंस एंड वारंटी, 27 to 30 में क्या पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। अब देखो कल मेरा प्लान ये है कि कल मैं 18 to 26 कंप्लीट कर लूं और ये अनपेड सेलर पढ़ लें, तो ये हो जाएगा कल। और परसों अपन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस में तो ज्यादा कुछ है नहीं, इजी है। और ये सूट फॉर ब्रीच भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसके सेक्शन एक बार लर्न करके कल चलते हैं। अभी रुको, सेक्शन लर्न कर लेते हैं फिर चलेंगे। अब अपन पढ़ेंगे 31 to 44, 31 टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 11, 31 ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर, किसकी ड्यूटी, दूसरा पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन, पैसों की बात हो रही, 32 में पैसा, 3 + 2 5, 5 क्या है, पैसा, 5 अपन 5 पैसा, 33 डिलीवरी, तो 34 में इफेक्ट ऑफ डिलीवरी, 35 में बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, 36 में रूल्स एज टू डिलीवरी, 37 में डिलीवरी ऑफ नहीं गाइस हार्मनी अमंग अस, गाइस एटलीस्ट मैं सामने बैठी उसकी रिस्पेक्ट कर लो यार, शांति, मैं बोल रही हूँ शांति। अबे थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके, ठीक है, आराम से रिलैक्स, आई एम टेकिंग केयर ऑफ, डोंट वरी, चले कबीर, रिलैक्स। चलो 37 डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब सुनो, मैं तुमको यहां तक स्टोरी बता देती हूं। पहले किसकी बात करी, ड्यूटी की, पहले किसकी बात करी, ड्यूटी की। 32 में 3 + 2 5 पेमेंट एंड डिलीवरी, पैसों की बात हो गई। अब 33 से लेके 38 किस में है, 33 से लेके 38 डिलीवरी। 33 पहले सिंपल डिलीवरी हुई, ठीक है, 34 में पार्ट आधी डिलीवरी हो गई। 35 में बायर अप्लाई करेगा तो ही तो डिलीवरी देंगे, तो 33 में क्या हुई, डिलीवरी। 34 में क्या हुई, पार्ट डिलीवरी। 35 में क्या हुई, बायर हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। 36 में रूल्स। अब 37 में रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवरी कर दी और 38 में इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। चले 31 बायर एंड सेलर, 32 पेमेंट एंड। अब 33 से लेके 38 डिलीवरी, तो 33 में क्या करी, डिलीवरी। 34 में पार्ट। 35 बायर अप्लाई करेगा, तो 36 में रूल कि बायर अप्लाई करेगा, तो रूल्स 36 में दिए हुए। 37 में रॉन्ग क्वांटिटी, 38 इंस्टॉलमेंट। चले 31 ड्यूटीज किसकी, 32 पेमेंट एंड डिलीवरी कॉन्करेंट कंडीशंस। 33 से लेके 38 डिलीवरी, 33 डिलीवरी। 34 तो देखो सुनो, 34 पार्ट है, तो 38 4 + 4 8, 38 में इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। 34 में पार्ट, 38 में इंस्टॉलमेंट।
ठीक है। 35 बायर को अप्लाई करना है, तो बायर को अप्लाई करना है, तो रूल्स कहाँ है? 36 में रूल है, 37 में रॉन्ग डिलीवरी हो गई। अब चलो 39 में डिलीवरी टू कैरियर या वॉर फिंगर, मतलब वो लेके जाना, मतलब हाँ वही, मतलब मोड ऑफ लेके जाना, मोड ऑफ लेके जाना, ठीक है। कैरियर या वॉर फिंगर। रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड डिस्टेंस प्लेस। देखो मैंने पहले एक गाड़ी को हायर किया कि अभय के घर ये माल पहुंचा दे, बट तुम्हारा घर बहुत दूर है, तो एट डिस्टेंट प्लेस। अब वो पहुंचा माल तुम्हारे पास, तो तुम्हें राइट है एग्जामिन करने का, तो तुमने एग्जामिन किया, फिर तुमको लगा ये माल सही है, तुमने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। अब बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। बायर क्या बाउंड है कि जो रिजेक्ट गुड्स कर लिया तुम उसको वापस दो? नहीं। एंड लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। मान लो अगर तुमने रिफ्यूज कर दी डिलीवरी, तो तुम्हारे पर लायबिलिटी आएगी। तो पहले हम अभय के घर माल पहुंचा रहे हैं, अभय का घर कितना दूर है, तो पहले मैं क्या हायर करूंगी? कैरियर या वॉर फिंगर। फिर अभय का घर दूर है, तो डिस्टेंट प्लेस। फिर उसके घर आ गया, तो उसने क्या किया? एग्जामिन। एग्जामिन करने का उसने क्या किया? एक्सेप्ट। फिर क्या वो रिजेक्टेड गुड्स को रिटर्न करने के लिए लायबल है? नहीं। बट अगर उसने निग्लेक्ट किया या रिफ्यूज किया, तो उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी, ठीक है। दोनों लिखना है बेटा, दोनों सिचुएशन है वो, हाँ, निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग। चलो पहला 31 ड्यूटीज, 32 पेमेंट, 3 + 2 पेमेंट, 33 से लेके 38 डिलीवरी, 33 डिलीवरी, 34 तो 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, 35 बाहर अप्लाई करेगा, तो रूल किस में दिया हुआ है? 36 में, 37 में रॉन्ग क्वांटिटी कर दी, 38 में क्या था? इंस्टॉलमेंट। अब 39 में हम इसके घर जा रहे हैं, तो हम पहले क्या हायर करेंगे? कैरियर है, वॉर फिंगर। इसका घर कहां है? दूर है, तो 40 क्या हो गया? एट डिस्टेंस प्लेस। 41 में क्या करेगा ये? एग्जामिन। 42 में एक्सेप्ट। 43 में वो बाउंड नहीं है रिजेक्टेड गुड्स को रिटर्न करने के लिए, बट अगर इसने निग्लेक्ट किया है या रिफ्यूज किया है, तो इसकी लायबिलिटी आएगी 44 में। इजी। तो चलिए हम अब पढ़ेंगे कल, वी विल स्टडी, एक सेकेंड, हम लोग पढ़ेंगे कल परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस है वो 31 से लेके 44 में। तो ये देखो 31 + 31 से 44 कितने सेक्शन हो गए? कितने? 14 + 17 ऊपर कितने हो गए? 31 + 4 नीचे कितने हो गए? 35। अब देखो टोटल कितने सेक्शन है? 66, और तुम 35 लर्न कर चुके हो। ऐसे ही लर्न करते हैं बेयर एक्ट, ठीक है। आई रिक्वेस्ट पीपल हु हैव जॉइंड इन, अगर आपको कोई क्वेरी हो लाइव, तो आप सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आप सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल आंसर देम द क्वेरी एंड वी कैन सॉल्व इट। Thank you so much for joining in live. Thank you people who have joined offline with me. I'm grateful that you came here. Thank you so much for joining in live. Please call the concerned person to end the class. तो end कर दीजिए। Thank you everyone humbly to join. हाँ मैं बता रही हूँ, stay happy no matter what.